इसको टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट। और करंट का डेफिनेशन क्या होता था, I इक्वल टू Q बाई T। तो Q कहां से आता है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस और ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी लाइट के कारण कहीं पे करंट फ्लो होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज तो होना चाहिए, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। तो समझ में आया, पॉइंट लिखना, व्हेन ड्यू टू लाइट current that is flow of electron take place, then phenomenon is called as photoelectric। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन यूज करने का टेंडेंसी किसका होता है, मेटल का नॉन मेटल का? इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहता है, मेटल और नॉन मेटल? तो इस फेनोमेनन को हम ऐसे मेटल्स के साथ ऑब्जर्व कर पाते हैं जो मेटल बड़े आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन दे दें। सो दिस फेनोमेनन is observed with metals of low ionization। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट में आपको एनर्जी रिलीज कर दे। मेटल्स ऑफ लो आयोनाइजेशन। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था, which releases low amount of energy। तो बेसिकली ये फेनोमेनन किसके साथ मिलता है, सीजीएम के साथ मिलता है। बिकॉज ग्रुप 1 में देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो अल्कैली मेटल्स का होता है, और अल्कैली मेटल्स में भी सीजीएम सबसे लोएस्ट होता है। सो दिस फेनोमेनन इज ऑब्जर्व विद सीजीएम मेनली। ठीक है, अब देखो इस फेनोमेनन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक मेटल ब्लॉक लिया गया, ये मेटल ब्लॉक है। अच्छा, लाइट फॉल होने का मतलब उसके साथ लाइट में कौन आता है, फोटॉन्स आता है। लाइट में एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में होता है, तो यहां से एक फोटोन आया, इस फोटोन का एनर्जी मान लो E है, दैट इज E इक्वल टू AC बाई लैम्डा और h न्यू जो भी बोलो। क्लियर है? अब यहां पे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये जो फेनोमेनन है इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है
अपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखा था कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है। मान लो ये कोई एक एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस कुछ यहाँ पे फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोके हुए है। तो जब तक आप ये फोटोन इस एनर्जी को फुलफिल नहीं करेगा, मतलब ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कुछ अमाउंट जो है उधार ले रखा है, जब तक वो पे नहीं करेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। तो वो पे करने के लिए कौन आया? फोटोन आया, ठीक है। और जो इस न्यूक्लियस का जो मैंने बोला कि उसने कुछ पैसा ले रखा है, कुछ उधार ले रखा है, वो उसका क्या हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। और मेटल के केस में उसको मेनली हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन को, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन कब तक रिलीज नहीं करेगा? जब तक उसका वर्क फंक्शन जो है वो पे नहीं करोगे, जब तक उसका आयोनाइजेशन एनर्जी आप पे नहीं करोगे। तो फोटोन आया। अब मान लो ऐसा बोलेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन ई है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई है, और जो वर्क फंक्शन है उसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पर उसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो केस 1, if energy of photon is less than W, क्या होगा? फोटोन जो एनर्जी लेके आया उतना एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस छोड़ेगा ही नहीं, बिकॉज उसको इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ये जब तक आप वर्क फंक्शन नहीं दोगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। तो इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन W, देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकती है। केस 2, if energy of photon केस 2 क्या? if energy of photon is equal to work function, अगर ये केस हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका 100 यूनिट है, ठीक है। यूनिट बोले का मतलब किलो जूल किलो कैलोरी जो भी है एनर्जी का यूनिट। सो अगर ये केस हुआ कि जितना न्यूक्लियस को चाहिए अमाउंट इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए उतना ही एनर्जी लेके फोटोन आया, इस केस में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, बट उसके पास फ्री तो कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन को, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो भी आप एनर्जी लेके आए थे आपने वो न्यूक्लियस को सप्लाई किया, न्यूक्लियस के फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपने सप्लाई कर दिया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? केस 3, अब एनर्जी आपके पास ज्यादा लेके आ रहे हो। So if energy of photon is greater than work function, ये केस होगा। अब क्या होगा बताओ? मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे 100 का रिक्वायरमेंट था, आपने 120 लेके आए, तो 100 इसको सप्लाई किया, 20 कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विद सम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आया काइनेटिक आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इक्वेशन क्या बना पाएंगे यहाँ पे? देखो एक तरफ इनपुट एनर्जी है, पहले एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें, एक तरफ इनपुट है, मतलब क्या क्या एनर्जी आ रहा है, तो इसमें क्या आया? एनर्जी ऑफ फोटोन आया, ठीक है। और ये कंज्यूम पार्ट है कि क्या क्या उसमें से खर्च हुआ। तो खर्च होने में दो पार्ट है, एक है वर्क फंक्शन, दूसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब इन दो का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका बैलेंस होगा। अब मतलब फोटोन अगर एनर्जी लेके आ रहा है 120, तो 120 को आपको दिखाना पड़ेगा कहीं पे खर्च कहाँ किया आपने,
ठीक है, कहीं से अगर आपको पैसा मिला है तो उसका बैलेंस दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ कहाँ खर्च किया। तो एक तरफ हो गया इनपुट, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू दूसरा पार्ट खर्चा क्या किया, तो वर्क फंक्शन में खर्च किया, और अगर बच गया तो काइनेटिक एनर्जी में खर्च किया। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। जो फर्स्ट केस था उसमें कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट अभी पढ़ा था ना कि फर्स्ट केस में कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से भी कम है, तो उस केस में तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, तो ये फिर इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो केस 2 और केस 3। अब केस 2 की बात करते हैं कि जहां पे बोला था कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और मान लेते हैं ये किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे फोटोन आया होगा, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगा। तो मान लेते हैं इनकमिंग फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, ठीक है, न्यू से हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, फ्रीक्वेंसी किया था ना, ये क्या न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई फोटोन दैट इज इक्वल टू एस न्यू नॉट, लिखेंगे ना, ई फोटोन इक्वल टू एस न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो यहां से वर्क फंक्शन का अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि वर्क फंक्शन इक्वल टू एस न्यू नॉट। अब अगर हम इसे इसमें पुट करते हैं तो व्हेन फॉर्मूला यूज करने की कंडीशन क्या है, इफ इज न्यू, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला एच न्यू। अब देखो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, ये जो वैल्यू है वो एक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे न्यू नॉट बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। न्यू नॉट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशन था फोटोन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि अगर इनकमिंग फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गया, अब ये सोचो ना एच न्यू का वैल्यू अगर एच न्यू नॉट से कम हो गया फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा ना, ठीक है, मतलब ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या नहीं होगा, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not possible, ठीक है। अब देखो अगर न्यू नॉट है तो न्यू नॉट की जगह पे हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा नॉट, फॉर्मूला था ना सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू नॉट की जगह पे अगर कोई वेवलेंथ का डाटा देगा तो वो भी यूज कर सकते हैं, सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी न्यू है और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वैलिड बनाना है तो हमें कंडीशन ये याद रखना पड़ेगा कि न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला कोई मतलब है, फिजिकल सेंस बनता है, कुछ फिनोमेनन होगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का कंडीशन क्या है, ये है आपका कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहां से हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे एस का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल क्या है न्यू, दूसरा न्यू नॉट, तीसरा काइनेटिक एनर्जी। मैंने न्यू नॉट को वेरिएबल इसलिए बोला देखो क्वेश्चन में न्यू नॉट सॉल्व करने के लिए आता है तो उसको हम
ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर डाटा आपके पास न्यू और न्यू नॉट के टर्म्स में है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक काम हम और कर सकते हैं, तो अब इस फॉर्मूले का हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मतलब यहां से हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कितनी स्पीड से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, mv स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू h न्यू माइनस न्यू नॉट दैट इज v स्क्वायर दैट इज 2h by m न्यू माइनस न्यू नॉट एंड v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h by m न्यू माइनस न्यू नॉट। यहां से मीटर पर सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्पीड किसका है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पीड, मतलब इस स्पीड से कोई सरफेस से इजेक्ट होगा, स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड from surface of metal। हाँ, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या वैल्यू था प्लैंक कांस्टेंट, 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। अगर मैंने जूल पर सेकंड लिखा है तो उसको जूल सेकंड कर लेना। अच्छा, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते क्यों। देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट shows particle nature of electron। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन में के बेसिस पे लोगों में ये कंफ्यूजन था। कुछ लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, कुछ बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, और अभी ये फाइनल कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर शो करने का कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट था, तो उसी में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब किसी ने बोला ये कैसे शो करता है कि पार्टिकल इफेक्ट है, तो देखो सपोज कोई किसी को पत्थर मारता है, तो अगर आपको किसी ने पत्थर मारा तो जैसे ही स्टोन या पत्थर आके आपसे कॉलिजन करेगा, आपको उसी टाइम पे वो फोर्स फील होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही लाइट ऑन होता है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब कोई टाइम लैग नहीं है फोटोन के फॉल होने में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने में। तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर से होता है। और अगर वेव नेचर होता तो वेव क्या होता है कि वो डिपोजिट होता है, एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा वेव हो सकता है, लेकिन एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं हो सकता। जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता उसी लोकेशन पे। लेकिन अब ये सोचो कि आपके रूम में अगर एक से ज्यादा लाइट है, तो आपने एक को ऑन किया तो हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैल गया। अब दूसरे को ऑन किया तो उसका भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहीं पे आया, मतलब सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसी रूम में है, तो एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा वेव हो सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है, तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। ठीक है, और एक पत्थर से हम कितने आदमी को मार सकते हैं एक बार में, एक ही आदमी को। तो वैसे ही एक फोटोन से आप एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं। वन फोटोन कैन सप्लाई एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि 2-4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अगर वेव नेचर होता तो एक और भी लोगों को दे सकता। अब देखो यहाँ पे एक
दो टर्म आएगा, एक आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अभी इसका हम यूज करने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब फोटोन से कैसे रिलेटेड है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कोई ट्यूबलाइट है या CFL है, इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत चमकीला है। बहुत चमकीला का मतलब क्या होगा, यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है वहां से रिलीज क्या होता है, फोटोन। और एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, तो CFL आपके रूम में चल रहा है, उसका लाइट हमेशा एक ही जैसा आता है ना, तो उसका क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उसका वेवलेंथ फिक्स है। तो अगर उसका फोटोन का एनर्जी फिक्स है, लेकिन आप बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है घर में कम लाइट दिखता है, तो बोलते हैं वोल्टेज सप्लाई कम है, पावर सप्लाई कम है। और कभी कभी वही बल्ब बहुत ब्राइट हो जाता है, बोलते हैं आज ओवर वोल्टेज आया है, ज्यादा वोल्टेज आया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो अपना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, वो ब्राइटनेस चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या सप्लाई कर रहा है, वो ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा है। टोटल का फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाय ए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन और ए कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये एन पे ही तो डिपेंड हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड ए आर कांस्टेंट। मतलब ए है सरफेस एरिया ऑफ CFL, बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी आपने सोर्स लिया है, मतलब मेरा ट्यूब का सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा, मेरा CFL का सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा, ये आपका एरिया है। और n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। तो रिलेशन क्या है यहां से, कि अगर कोई बोलेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा रिलीज कर। So if intensity increases, it means number of photons released by source पॉइंट क्लियर है। और अगर इंटेंसिटी घटेगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी घटेगा, वैसे वर्सा बोल सकते। तो अब आते हैं इस वाले पे कि वन फोटोन कैन सप्लाई वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करता हूं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करता हूं, साथ में ये कंडीशन में फुलफिल रखता हूं न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑन ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएगा, और जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा फोटो करंट मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, ठीक है, तो फोटो करंट्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है, हमें कर्व को ऑब्जर्व करना है, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। यहाँ पे फोटो करंट है y एक्सिस पे, और यहाँ पे इंटेंसिटी। अब देखो कर्व कुछ हमें इस तरह का दिखता है। अब कोई बोलेगा यहां से स्टार्ट क्यों किया, तो ये बताओ, जीरो इंटेंसिटी का मतलब, बट इस कर्व में ध्यान रखना, इस कर्व में ये कंडीशन अप्लाइड है, ये होगा तभी, जब तक फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा इस कर्व का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जीरो इंटेंसिटी का मतलब जीरो फोटोन, और जीरो फोटोन का मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन, तो जीरो फोटो करंट, तो इसलिए यहाँ पे जीरो है। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ा, फिर क्या हो गया, वो सैचुरेट हो गया। अब सैचुरेट क्यों हुआ, बिकॉज मान लो ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक का साइज डेफिनिट है, साइज अगर डेफिनिट है तो इसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, वो भी डेफिनिट होगा, और अगर नंबर ऑफ एटम डेफिनिट है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो भी डेफिनिट होगा। तो एक लिमिट है कि आप यहां से कितना इलेक्ट्रॉन से रिलीज करा सकते हो। मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास यहाँ पे 10,000 इलेक्ट्रॉन से मैं रिलीज करा सकता हूँ, तो
चलो मैंने 500 फोटोन फेंका तो 500 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। मैंने फिर 2000 फोटोन फेंका तो 2000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। मैंने 5000 फोटोन फेंका तो 5000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। फिर मैंने 10,000 फोटोन फेंक दिया तो फिर 10,000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब उसके बाद कोई बोलेगा मैंने 15,000 फोटोन फेंका, फेंको, फायदा ही नहीं है, आपको तो मिलेगा 10,000 इलेक्ट्रॉन ही। तो इसलिए उसके बाद ये क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। तो सेचुरेट होने का मतलब क्या है कि ये आपको ये कांस्टेंट टाइप ऑफ चेंज नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम सेचुरेटेड फोटो करंट। सेचुरेटेड फोटो करंट। और ये मिलता क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो दूसरा कर्व में यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो एक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। अब हम चेंज क्या कर सकते हैं, ये तो अगर कोई h nu चेंज करेगा तो k ही चेंज होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब h nu चेंज होने का मतलब क्या हुआ, न्यू चेंज होना चाहिए। सो इफ न्यू इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इसमें कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम आया, नहीं आया। तो अगर कोई इंटेंसिटी चेंज करता है तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि सोर्स तो आप सेम ले रहे हो बार बार। तो इंटेंसिटी से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से मतलब है केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। तो अगर सपोज कोई यहां बोलता है मैं इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी कर्व प्लॉट करता हूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तो कैसा कर्व दिखेगा हमें, ऐसा कुछ कर्व दिखेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, does not changes with intensity of time। अब जो नेक्स्ट कर्व है वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी कर्व। वो तो हमने अभी देखा था, न्यू इंक्रीज होने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। अब कर्व में अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि मान लो यहाँ पे इस पे न्यू है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे अगर कोई इस तरह का कर्व बनाता है तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। कब तक नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू है यहाँ पे, तो जब तक न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के पास नहीं पहुंचेगा, इस पॉइंट पे क्या है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। तो जब तक आप न्यू नॉट तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। इसको आप मैथमेटिकली भी दिखा सकते हो, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने वाई बनाया, न्यू को मैंने एक्स पे रखा, मतलब ये एम एक्स हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया y, ये हो गया mx और ये हो गया c। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है ना। तो अभी यहाँ पे c का वैल्यू निगेटिव है, कितना, माइनस एच न्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस पे कट, y एक्सिस पे कट मारूंगा, कहाँ पे, निगेटिव एच न्यू नॉट, तो ये कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा,
ये पॉइंट, ये जीरो है, जीरो के रिस्पेक्ट नीचे निगेटिव होता है, तो ये पॉइंट हो गया एच न्यू नॉट निगेटिव में। तो यहां से कट मार के आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू अगर प्लॉट करते हो तो ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस कर्व में मैंने ये पार्ट नहीं दिखलाया, मतलब आप जब तक न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पे नहीं जाओगे तब तक आपका कर्व सही नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी न्यू के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन पहले आपको न्यू नॉट तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में न्यू है तो ये पॉइंट न्यू नॉट है। तो येलो वाले दोनों ही करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये गलत है। अब देखो जो नेक्स्ट कर्व है वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट। तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क होगा? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बोलने का मतलब है ये कंडीशन मेंटेन है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जब भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक की बात करूंगा मतलब ये कंडीशन मेंटेन है। तो एक बार वो इक्वल टू जीरो हो गया, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू रखो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। देयरफॉर फोटो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यू। अगर y एक्सिस पे मैं फोटो करंट रखता हूं तो इसको मैं I मान लेता हूं, फोटो करंट कैपिटल I भी नहीं, इसको लोग जनरली स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और x एक्सिस पे आपका न्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साथ में यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई रहेगा, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। क्लियर है? अब देखो ये टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नाम नहीं पता चल रहा है, स्टॉप करना है, इसके हेल्प से पोटेंशियल के हेल्प से। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला अपने को आना चाहिए कि क्यू चार्ज पे, मान लो ये क्यू चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और इस पे हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V वोल्ट का, ठीक है, प्लस एंड माइनस। अभी ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे था, बिफोर अप्लाइंग दिस पोटेंशियल ये पार्टिकल रेस्ट पे था, तो अभी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो रहा होगा, जीरो रहा होगा ना, रेस्ट पे है। तो अब जैसे उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो निगेटिव की तरफ वो भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव की तरफ भागेगा ही भागेगा। तो बोलेंगे यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, Q into V। ठीक है, अब मान लो यही केस ऐसा है कि यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है E होता है, रिप्रेजेंट करते हैं E से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस पे हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 10 वोल्ट का, ठीक है, और बिफोर अप्लाइंग वो रेस्ट पे था। तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, तो 10 वोल्ट का ये कैसे आया, तो 10 वोल्ट तो उसका अप्लाइड पोटेंशियल था और ई चार्ज था, तो 10 eV। अब अगर इसको 10 eV को काइनेटिक ऐसा यूनिट पे लिखना है तो आप इसको लिख लो 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आ जाएगा ये सही यूनिट। ठीक है, सॉरी कूलम लिख दिया मैंने, चार्ज लिख दिया, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो तो आप जूल में आ जाओगे, तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल के एनर्जी से वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिला। ठीक है, अब देखो ये केस है, इससे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, और अभी मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, फिर
फिर से मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया। तो अब बताओ, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पहले से 5 है, उस पर आपने एक्सेलरेशन कर दिया 10 से, मतलब 10 ईवी का और गेन हो गया। तो 5 देखो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट भी होगा, बिकॉज सामने की तरफ ही पॉजिटिव। तो 10 वोल्ट अप्लाई किया, मतलब 10 ईवी उसको मिला और 5 ईवी पहले से है, मतलब क्या लिखेंगे 15 ईवी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सब कुछ मैं सीजीएस पे लिख रहा हूं। अभी यहाँ पे ऐसा केस हो गया कि प्लस माइनस था, अब उल्टा कर दिया, अब पीछे की तरफ पॉजिटिव लगा दिया और ये फिर से 10 वोल्ट का मैंने अप्लाई किया। अब बताओ इसके पास अब काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले से ही था, ठीक है, लेकिन अब वो माइनस हो जाएगा। किससे? बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें उसका अपोजिट में उसके था जा रहा था वो, तो पहला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको काउंटर बैलेंस करने में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा वो आपको मिलेगा, तो फिर से क्या बोलेंगे, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, बट फर्क ये है कि पहले के रिस्पेक्ट में अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब ये इस डायरेक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाएगा। क्लियर है? अब ये केस है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है अभी 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल अप्लाई किया, बट पीछे की तरफ से अप्लाई किया, मतलब इस डायरेक्शन में इसको बोलते हैं हम जाओ। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 5 से जा रहा था, ये देखो निगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, जिस पे निगेटिव है तो इसको खींचेगा कौन? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन अब उसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इस डायरेक्शन से खींचा जाने लगा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देखो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, अब उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर अगर आपने अप्लाइड पोटेंशियल कर दिया अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब वो जा रहा है आगे की तरफ तो आपने पीछे की तरफ से अप्लाई कर दिया, वो जा रहा है पीछे की तरफ आपने आगे की तरफ से अप्लाई कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अप्लाइड पोटेंशियल एट व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0। applied potential at which kinetic energy of ejected photoelectrons becomes 0। तो देखो जिस भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, इनडायरेक्टली वो आपको काइनेटिक एनर्जी का डाटा देना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। देख लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसका था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने कितना अप्लाई किया? 5 वोल्ट तो अप्लाई किया, तो जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होगा उसी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो, तो आपका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, इतना काइनेटिक एनर्जी के पास रहा होगा। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में अगर मुझे इक्वेशन लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा? h nu इक्वल टू h nu नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहा होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू x वोल्ट। अगर क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है x वोल्ट, तो आप उसको x इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो।
बट याद रखना अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हो तो ये सब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 by लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट पे जाओगे। क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज गिवन बिलो। ये आपका वर्क फंक्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द नंबर ऑफ एटम्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसमें से कौन कौन सा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखलाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखलाने का कंडीशन क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। ये केस था ना। अब देखो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और अपने पास वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लेते, इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो क्या हो गया 12.4 डिवाइडेड बाय 3, यही तो हुआ, दैट इज अराउंड 4.13 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कौन कौन सा है जो 4.13 के बराबर या ज्यादा है। ये कम है मतलब यहां होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा। 4.3 ज्यादा है, नहीं होगा, 6.3 ज्यादा है, नहीं होगा। तो अगर आपका वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ ज्यादा हो गया तो नहीं हो पाएगा। तो पूछा था कितने होंगे, तो 1 2 3 4, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। तो वेवलेंथ गिवन है तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो और वर्क फंक्शन से कंपेयर करो। देखो क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज दिस, द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस, hits the metal, kinetic energy of photoelectrons is. So kinetic energy equal to energy of photon minus work function, that is equal to h nu minus h nu naught, h कॉमन ले लो, nu minus nu, ठीक है। तो h into h का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लो यहीं पे, 6.63 into 10 to the power minus 34 into न्यू कितना दिया हुआ है 1 into 10 to the power 15 माइनस ये दिया हुआ है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ 0.7 into 10 to the power 15 कर सकते हैं, 7 लिखा हुआ है, मैं 10 का पावर कॉमन कर रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो 6.63 into 10 to the power 15 बाहर ले जाओ तो क्या बचेगा 10 to the power minus 19 बचेगा, ठीक है। into 1 minus 0.7 कितना बचा 0.3, तो ये मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा 9 18 9 कितना 1.989 into 10 to the power minus 19। कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन डी ऑप्शन, 10 का पावर मैच करो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 10 to the minus 19 1.98 है तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 19। क्वेश्चन में दिया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी कर्व है और पूछा वर्क फंक्शन क्या होगा। अब देखो ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, ये ओरिजिन है और ये जो डिस्टेंस है बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है न्यू नॉट, बिकॉज यहीं से काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है एच न्यू नॉट, ठीक है। और ये मैं निकाल रहा हूं किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, से आप लिख दे सकते हो। तो 6.63 into 10 to the power minus 34 और ये आपका हो गया 5 into 10 to the power 14। तो पहले वाला आपका हो गया 15 और 31 3 और 33.15 into 10 to the power minus 20,
दैट इज 3.3 into 10 to the power minus 20 और किसमें आएगा, जूल में आएगा, लेकिन ये एक का है। अब अगर ये मेरे सिर्फ सारे ऑप्शन में पर मोल में है तो पर मोल के लिए क्या करना होगा, इसको Na नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वर्क डन इन जूल पर मोल इज इक्वल टू 3.3 into 6 into 10 to the power minus 20 into 10 to the power 20 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 20 तो पहले से ही है। ये 3.3 into 10 to the power minus 20, अच्छा ये minus 19 होगा, minus 19 तो यहाँ भी minus 19 ही आएगा, ठीक है। तो 3.3 into 6 और ये आपका हो गया 4, ठीक है। दैट इज ये आपका हो गया 18 और 18 और 19 तो 19.8 into 10 to the power 4, तो ये किसमें है, जूल में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 198 into 10 to the power 3, ठीक है, 10 to the power 3 जूल पर मोल, और इसी को हम लिख सकते हैं 198 किलो जूल पर मोल। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ही कर रहा है, नियरेस्ट टू वही वैल्यू यही है, सर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं शायद इसको मैं 3.3 की जगह पे इसको मैं 3.315 लेता तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कर्व से हमें बस ये पता करना था कि ये डाटा क्या है, ओए, और उस ओए से हमें सॉल्व करना था। तो कभी भी ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन होता जूल में, किलो जूल में, तो हमें ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं था, लेकिन सारे ऑप्शन में पर मोल लिखा गया, इसलिए हमें ये करना जरूरी है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज 1 वोल्ट, तो इसका डाटा का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया लैम्डा क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहा होगा, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यही होता है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 प्लस 1। अब हमें लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला अपने पास है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1240 by lambda in nanometer. So energy of photon is 3, that is 1240 that is lambda in nanometer equal to 1240 by 3, तो कितना हो गया 413.3, ये आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली देखो आपके पास एक ही इक्वेशन ही है, H2 इक्वल टू H2 नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसी फॉर्मूला को घुमा फिरा के कभी क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में मैंने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कराया था, तो वहां पे बोल सकता है बताओ स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो हाफ एम स्क्वायर यूज कर लो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो आप इसके जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, तो 1 वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.6 into 10 to the power minus जूल minus 19, और इसको अगर हम हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर दें और मास को हम यहाँ पे पुट कर दें इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to the power minus 31, तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ उसी फॉर्मूले के आसपास घूमेगा, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो फ्रीक्वेंसी का, आप इंटेंसिटी का, और वो इक्वेशन क्या है। बट हमेशा याद रखना कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो ये कंडीशन दिमाग में बैठा के रखना, न्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है।